तो आज की इस वीडियो में हम वापस आ गए हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नया एक टॉपिक है जिस पे हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है जूरिस्प्रूडेंस का। चलिए शुरू करते हैं। हमें देखना है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या होता है, चलिए इस वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या होता है। देखिए, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ में हमें 6 चीज़ों को देखना है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्या होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ फैटर्निटी क्या होता है। ये जो 6 टॉपिक्स है। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे आप डेमोक्रेसी से ही जानते हैं कि लोकतंत्र। सबसे पहले मीनिंग आप देखेंगे तो डेमोस जो होता है, जिसका मीनिंग होता है पीपल, ठीक है। ये जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक जो टर्म है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये जो गवर्नमेंट होता है ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है। देखिए ये जो इक्वलिटी, ऑटोनॉमी और फ्रीडम जो है, ये किसी सिस्टम में अगर मौजूद है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि यह डेमोक्रेसी है, क्योंकि ये कोर जस्टिफिकेशन है डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी एम्फसाइज दीज वैल्यूज इन यूनिक वे। अब क्या है कि इन तीनों चीज़ों के आधार पर के किस तरीके से डेमोक्रेसी को मतलब अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज में हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉपुलर डेमोक्रेसी, ठीक है। पॉपुलर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इसमें सेंटर्स ऑन द पीपल्स डायरेक्ट विल, मतलब इसमें जो लोगों की डायरेक्ट इच्छा होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आप एक बार मेजॉरिटी रूल वाला समझ लीजिए कि जैसे इंडिया में है मेजॉरिटी रूल, तो जिस भी पार्टी का मेजॉरिटी होगा, ये 2 पार्टी है, एक ए है और दूसरा बी है, अगर ए 51% वोट पाता है और दूसरा 49%, ठीक है, तो ए वाला जो है वो विन कर जाएगा। मेजॉरिटी रूल है, यानी कि पीपल का विल वही होगा जो मेजॉरिटी का रूल होगा, मेजॉरिटी का विल होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग डायरेक्ट विल बोलेंगे। और इसको किस तरीके से ये किया जाता है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जैसे हम लोग 18 साल के होते हैं तो हमने वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो वोट देने का अधिकार कैसे मिल जाता है, और ये पॉपुलर डेमोक्रेसी इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, जैसे पहले था कि 21 ईयर्स होना चाहिए था, उसके बाद 1988 में क्या होता है, फिर 1988 में 61st अमेंडमेंट से इसको घटा करके 18 ईयर्स कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा कि डेमोक्रेसी में वो अपना मतलब इंगेज हों, जिससे कि डेमोक्रेसी पॉपुलर रहेगा। और जो है मतलब इसको इंश्योर करने के लिए जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसको चालू किया गया। फ्री इलेक्शन होना चाहिए। जब इलेक्शन फ्री होगा, जब आदमी बिना कोअर्शन के, बिना किसी दबाव में अपने इच्छा के अनुसार अपने कैंडिडेट को अगर चूज़ कर पाते हैं, तभी पॉपुलर डेमोक्रेसी इंश्योर हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी रूल भी तो तब होगा जब मेजॉरिटी अपने इच्छा के हिसाब से किसी को चुन पाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी में एक चीज़ अलग है कि यह जो प्रायोरिटाइज करता है, यह इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रायोरिटाइज करता है ओवर पॉपुलर रूल। पॉपुलर रूल मतलब कि अगर मान लीजिए कि एक देश है, उसमें मेजॉरिटी 51% का कुछ भी हो, 51% का चुनाव हुआ, 51% का एक गवर्नमेंट ए जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। अब क्या है कि ये ए वाला जो है ये उस 49% वाले का हो सकता है कि इसको ध्यान ना दे, या फिर इसके जो बेनिफिट्स के बारे में ना सोचे, या फिर कुछ ऐसा रूल बनाए जो कि 51% वाले को अनड्यू एडवांटेज दे रहा हो, ठीक ना। तो ये सब सारे चीज़ों को बचाने के लिए लिबरल डेमोक्रेसी क्या करता है, वो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी पर ध्यान देता है। जैसे कि आप इंडिविजुअल लिबर्टी को कहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ की जैसे हो गया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब ये क्या है, 51% वाले ने कुछ ऐसा कानून बनाया
इनका जो रिप्रेजेंटेटिव ए थे जो विन किए, इन्होंने कुछ ऐसा रूल बनाया जो कि माइनॉरिटी के खिलाफ है, ठीक है। बट हमारा कंट्री के आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देखेंगे तो उसमें हम लोग को पता चलेगा कि हमारा कंट्री जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी के वर्क करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा उस चीज़ का, चीज़ जो है लिबरल डेमोक्रेसी में देखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। जुडिशियरी जो है वो एक अकेले अपने आप में है यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कि वो एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेटिव के वर्क के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बना करके रखती है, ठीक है, जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी क्या है? ये एक्चुअल इक्वलिटी की बात करता है। ये क्या कहता है कि आप इकोनॉमिक पावर जो है उसको कंसंट्रेट करके किसी एक जगह पे ऊपर में मत रखो, उसको क्या करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक। तो ये जो सोशल डेमोक्रेसी है ये फोकस करता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को डाइवर्स करके रखा जाए, इकोनॉमिक पावर को है, ठीक है। और ये जो है इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने में रहता है कि जैसे इकोनॉमिक डिसपार्टीज़ ना हो जाए, जेंडर डिसपार्टीज़ ना हो जाए, या सोशल डिसपार्टीज़ ना हो जाए, किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। इसीलिए ये रहता है कि ये जो पावर्स है वो पावर कहीं सेंट्रिक ना हो जाए, किसी एक जगह जाके सेंटर में ना अटक जाए, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें क्या, इस डेमोक्रेसी में ऐसा जो पावर को बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स में डाइवर्स कर दिया जाए, जिसके वजह से ये सारा इक्वलिटी को अचीव किया जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एक्सपेंड्स पीपल एंगेजमेंट इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बियॉन्ड जस्ट वोटिंग, एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज इन रिप्रेजेंटेशन। देखिए सिटीजन्स का काम है वोट देना, वहाँ तक ही ये सीमित नहीं है, यह आगे तक भी एक्सटेंड करता है, जहाँ में बात किया जाता है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अगर मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम आया तो उस कंडीशन में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी वहाँ तक के इसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है ना। ये इसको इनइक्वालिटीज इन रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज इन रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ कि जब सब जगह ऐसा नहीं होता है कि सेम पर्सन का वो, जैसे मान लीजिए कि कोई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उसका रिप्रेजेंटेशन अब करने वाला कोई नहीं है ऊपर में, तो ये सारा चीज़ को ये एड्रेस करता है कि सबका पार्टिसिपेशन हो सके। डेलिबरेट डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो इसमें है इनकरेज फ्री एंड ओपन पब्लिक डेलिब्रेशन ऑन इशूज़। देखिए जैसे कोई लॉ बना है, उससे कोई क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके ऊपर पब्लिक डेलिब्रेशन को इनकरेज करता है ये डेलिब्रेशन डेमोक्रेसी। इंश्योर्स डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजन्ड आर्गूमेंट्स। देखिए जो भी डिसीजन होना चाहिए वो किसी सबूत के आधार पर हो, या कोई रीजनेबल आर्गूमेंट हो, या कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ है कि कोई रीज़न होना चाहिए उसके पीछे, कोई काम करने के पीछे, किसी डिसीजन के पीछे कोई रीजनेबल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, तभी जो है वो डेमोक्रेसी को डेलिबरेट डेमोक्रेसी को फुलफिल करेगा। जब उसको पब्लिक में डेलिब्रेशन होगा उस इशू पे, तो उसमें उसको इंश्योर करेगा कि जो डिसीजन है ये बेस्ड है किसी एविडेंस पर या किसी रीजन्ड आर्गूमेंट्स पे। तो ये है डेलिबरेट डेमोक्रेसी। ये जो हमारा डेमोक्रेसी का मैटर है ये इंडियन कंटेक्स्ट में किस तरीके से है, तो हम लोग जो एक ट्रायंगल जानते हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 जो गारंटी करता है हम लोग को फ्रीडम, इक्वलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारा चीज़ जो है प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन एंड डेलिब्रेशन मैकेनिज्म में, ठीक है, कि पीपल्स जो है, सिटीजन्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इक्वलिटी होगा। और जो 19 है हमारा डेलिब्रेशन का, हम लोग इसमें देखेंगे आर्टिकल 19 में, सच एज थ्रू पब्लिक इंगेजमेंट इन लॉ मेकिंग। जो लॉ मेकिंग है उसमें पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो सके। तो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप समझ गए कि क्या होता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या है। देखिए जब हम लोगों ने बात किया कि डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी को
एक जो गवर्न करने के लिए, डेमोक्रेसी को गवर्न करने के लिए एक स्केलेटन चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है। उस रूल बुक में एक चीज़ लिखा गया, आप डेमोक्रेसी इसके इधर इधर ऐसे करके इसी के अराउंड इसको घूमना है, ठीक है। कभी भी ये पाथ से जब ज़्यादा डिरेल होने लगेगी, पाथ से अवे हो जाएगी, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाएगा। जैसे डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन होता है कि जस्टिस जो है वो कितना भी, जस्टिस एक यूनिवर्सल टर्म है। आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में भी देखेंगे, तो उसमें हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो जस्टिस होता है वो एक यूनिवर्सल टर्म है, वो सबके बीच सेम होना चाहिए। तो देखिए, इन नैरो सेंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रेफर्स टू लिमिटेड गवर्नमेंट थ्रू ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक नैरो सेंस में अगर बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को लिमिट करता है कि आप इस घेरे के अंदर ही रहिए। बट इन ब्रॉडली सेंस, जब एक बृहद स्तर पे हम लोग बात करें तो इट इनकम्पासेस वैल्यूज दैट प्रोटेक्ट फ्रीडम वाया चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन गवर्नमेंट पावर्स। अब देखिए, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है आर्बिट्री डिसीजन लेने से बाज नहीं आती है। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट इज ए जस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल। वो जो एग्जीक्यूटिव होती है वो, या फिर वो जो लेजिस्लेशन होता है, व्हेन गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए लेजिस्लेशन, तो उस लेजिस्लेशन में कोई आर्बिट्री डिसीजन न ले लिया जाए जो कि ओवरऑल जस्टिस को हार्म पहुंचाए। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोटेक्ट करता है कि आप डीरेल ना होइए, आपको जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह करके कीजिए। गवर्नमेंट पावर को चेक्स करती है और बैलेंस करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में देखा जाए, इंडियन कंटेक्स्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट्स गवर्नमेंट पावर थ्रू सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। देखिए, गवर्नमेंट एक तरीके से एक सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन गवर्नमेंट में तो बहुत हद तक ये नहीं देखा जा सकता है क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वही, जो लेजिस्लेटर हैं वही एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव में बैठे हुए हैं उसी में से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर है वो ही एग्जीक्यूटिव में है। तो लेकिन जुडिशियरी के बीच क्लियर डिफरेंस है कि जुडिशियरी इज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका गार्जियन जो है जुडिशियरी होगा, और जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के वर्क पर भी ध्यान रखेगा और लेजिस्लेचर के वर्क पे भी ध्यान रखेगा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसको कि यूनिवर्सल जस्टिस के हिसाब से समझ करके बनाया गया है। वो हर एक डाइवर्स सिचुएशन में सेम होगा। जैसे 2 + 2 = 4 होगा ना, तो उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो भी कितना भी डाइवर्स सिचुएशन हो सब में सेम होगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स फर्दर इम्बॉडीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, हमारा जो गारंटीड है, जो पर्सन को स्टेट के अगेंस्ट गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है, और जो स्टेट का स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा ही इम्बॉडीड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल से ही मिलता है। तो अब हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझ लिया है, तो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ठीक है, सबसे पहली बात, जस्टिस क्या होता है? अगर आपको कहा जाए कि जस्टिस को परिभाषित कीजिए तो काफ़ी असमंजस भरा उत्तर हो कि न्याय क्या होता है। न्याय क्या होता है? जस्टिस इज ए मोरल वैल्यू एम टू इंश्योरिंग ए गुड लाइफ। जस्टिस क्या है? एक मोरल वैल्यू है, ये इंश्योर करता है कि गुड लाइफ को, एक अच्छे जीवन को। जनरल सेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि जस्टिस, कभी अगर मान लीजिए किसी ए पर्सन ने अगर बी को किल कर दिया, ठीक है, बी को हार्म पहुंचा दिया, बी के साथ कुछ भी गलत हुआ, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ए को अगर सज़ा मिल गया तो जस्टिस हो गया। तो क्या ऐसा आप सोच सकते हैं कि बी के साथ जो हुआ, बी को जस्टिस मिल गया होगा? क्या इसको सज़ा, ए को सज़ा देने से अगर बी की मृत्यु हो गई है तो बी की ज़िंदगी वापस आ सकती है?
तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जस्टिस बस इंश्योर करता है कि एक गुड लाइफ, जस्टिस एक मोरल वैल्यू है। मोरल वैल्यू किस तरीके से है, तो जब हम लोगों ने ए को कोई सजा दिया, स्टेट कोई पनिश की ए को, तो सोसाइटी जो है बी को, भले यहाँ पे बी को जस्टिस, बी के लिए जस्टिस क्या ही होगा जब बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो जस्टिस होगा इनके परिजनों के लिए, इनके जो परिजन होंगे, या फिर जो एक मोरल थिंकिंग अंदर, मोरल वैल्यू मतलब क्या होता है, जो इनर कंसाइंसेस से आती है। सोसाइटी का इनर कंसाइंसेस जो है, अंतरात्मा से जो आवाज़ आता है, वो किसी भी तरीके से डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। बस जस्टिस उस चीज़ को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कुछ हद तक जस्टिस को समझ गए होंगे। जस्टिस को डेफिनेशन में बांधना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए हम लोग बस जस्टिस को एक मोरल वैल्यू बोलते हैं जो इंश्योर करता है एक अच्छे जीवन को। एरिस्टोटल जो है पहली बार जस्टिस को दो टाइप्स में, दो पार्ट में कैटेगराइज किए थे। तो ये दो जो टाइप्स है, ये दो टाइप्स है करेक्टिव जस्टिस। जैसे करेक्टिव जस्टिस में अभी मैंने बात किया कि रीस्टोर्स इक्वलिटी आफ्टर ए रॉन्ग डूइंग। करेक्टिव जस्टिस में क्या होता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया हो, जैसे ए क्या करता है, बी का घर को जला देता है, ठीक है। बी का अगर घर जल गया, तो अब करेक्टिव जस्टिस में ये है कि जो बी जो है वो इसको कंपनसेट करेगा, या फिर इसका जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करेगा। जो गलत होने के बाद जो रीस्टोरेशन होता है इक्वलिटी का, मतलब बराबरी का, उसको बोलेंगे करेक्टिव जस्टिस, मतलब सुधार कर देना। करेक्टिव मतलब सुधार। चलिए, तो ये बेसिकली टॉर्ट्स में हम लोग देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस में देखते हैं, जैसे कंपनसेशन हो गया, में जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोई चीज़ उसको जस्टिस करने के लिए इक्वलिटी को मेंटेन किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है इक्वलिटी को, इसके कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें पहले ही बताया गया है कि किसी को भी आप जाति, रंग, क्लास, कास्ट, रेस, सेक्स, ये सब के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये पहले ही बताया गया है। तो ये एक चीज़ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में। कंसर्न फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑनर्स एंड रिवॉर्ड। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, जैसे ऑनर्स हो गया या फिर रिवॉर्ड्स हो गया, ये सारा चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर रिसोर्सेज ही, कोई भी नेचुरल हो या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयरली हो, ये पहले ही मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिटरमाइन क्लियर कर दिया गया है कि जो रिसोर्सेज, ऑनर्स और रिवॉर्ड्स जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली होगा, वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं होगा। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस में हम लोग देखेंगे यूटिलिटेरिज्म। इसमें क्या है कि मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस फॉर द मेजॉरिटी इवन इफ इट इन्वॉल्व्स इक्वलिटी फॉर सम। देखिए, एक यूटिलिटेरिज्म थ्योरी में ये बताया गया है कि जो मैक्सिमाइजिंग, जो बहुमत समाज है ना, उसको खुश किया जाए। ये यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी है ये बात करता है कि जो मेजॉरिटी हैप्पीनेस फोकसेस ऑन मैक्सिमाइजिंग, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी को खुश किया जाए। अब इसमें हो सके कुछ लोग नाराज हों, कुछ लोग को इनइक्वलिटी फेस करना पड़े, तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो यूटिलिटेरियनिज्म यही है। नेक्स्ट क्या है, रॉल्स कॉन्ट्रैक्टिनिज्म। इस चीज़ को देखते हैं। प्रपोजेज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द फेयरनेस, ओरिजिनल पोजीशन, एग्जाम्पल लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज। रॉल्स जो कि एक जूरिस्ट थे, तो उनका क्या है, एक थ्योरी है कॉन्ट्रैक्टिनिज्म का कि जो भी होना चाहिए लिबरल होना चाहिए। आगे हम लोग थ्योरी ऑफ लिबर्टी के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। वापस से आप वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर से देखिएगा कि मैंने इस टाइम पे क्या बोला था। जैसे ये जो ओरिजिनल पोजीशन है,
उसमें इक्वलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। इस चीज़ को, इससे हम लोग रॉल्स कॉन्ट्रैक्टनिज्म के थ्योरी को जब हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन ओरिजिनल पोजीशन, अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी फिजिकली डिसेबल्ड है, अब वो मान लीजिए कि कोई आदमी लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता है, अब उसको आप दौड़ा दो किसी नॉर्मल एथलीट के साथ और फिर बोलो कि हाँ अब आपको जीतना है, तो ऐसा मानना पॉसिबल नहीं है। ओरिजिनल पोजीशन को देखना होगा, तभी हम लोग फेयरनेस होगा जस्टिस में। अब उसको फिर कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना चाहिए, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, ये चीज़ है। अब नॉजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी ये क्या है, ये इम्फेसाइज करता है, देखिए इसका एक अलग ही लॉक का अप्रोच एप्रोप्रिएशन थ्योरी भी है इसमें। तो उस चीज़ को जब आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये बोला जाता है कि हम धरती पे आए हैं, ठीक है, सारे लोग आए हैं, यहाँ क्या कीजिए कि आप जस्ट एक्विजिशन कीजिए, कोई भी प्रॉपर्टी है या फिर किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी ही बोलिए, कोई भी धन है या फिर इमूवेबल मूवेबल किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी है, कोई जो चीज़ आप जिंदगी में हासिल किए उस चीज़ को आप ट्रांसफ़र कीजिए किसी के साथ। और फर्स्ट तो हो गया कि एक्वायर कीजिए, दूसरा हो गया ट्रांसफ़र कीजिए, और तीसरा क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स। ये जो फर्स्ट दो टर्म है एक्विजिशन और ट्रांसफ़र, इसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब बस इतना ही स्टेट का काम है कि आप बस जो कि कोई आदमी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, उसका आप रेक्टिफिकेशन कीजिए। मतलब ध्यान रखिए कि इन दोनों चीज़ में कहीं कोई गलती ना हो। और ये कहता है कि स्टेट का जो है मिनिमल इंटरवेंशन होना चाहिए, मतलब स्टेट का जो इंटरवेंशन होना चाहिए किसी आदमी के पर्सनल लाइफ में, ये बहुत ही कम होना चाहिए। स्टेट बस ये ध्यान रखे कि कोई भी आदमी सही से किसी चीज़ को एक्वायर कर पाए, ट्रांसफ़र कर पाए, बस इतना ही। तीन चीज़ स्टेट का मेन काम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ होल्डिंग, कोई आदमी कोई चीज़ होल्ड कर रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना। चलिए ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्रोविजंस लाइक 15(3), 16(4) एंड लैंड रिफॉर्म्स डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इंडिया का क्या कमिटमेंट है कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऐसा होगा, पहले ही इंश्योर किया गया कि लैंड रिफॉर्म्स या फिर जो भी सारा चीज़ है, 15 का 3rd मान लीजिए या 16 का 4, तो इन सब चीज़ों में इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसके लिए कमिटमेंट दिखता है। करेक्टिव जस्टिस जो है वो इंटीग्रेटेड है लॉज लाइक टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे चीज़ों में कि दोबारा से इसको करेक्ट किया जा सकता है। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है कि कोई भी जो वाइज पर्सन है वो अपने फ्रीडम के हिसाब से सोच पाए। जब कोई लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू थिंक एंड एक्ट एज एन वाइजेज, एक बुद्धिमान व्यक्ति जो सोच सकता है, जो कर सकता है, इसी चीज़ को लिबर्टी बोलते हैं। इसके दो डायमेंशंस हैं। पहला निगेटिव लिबर्टी। अब देखिए निगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि दिस इज द एब्सेंस ऑफ इंटरफेस इन द इंडिविजुअल्स एक्शन इंश्योरिंग पीपल्स कैन लिव देयर लाइफ विदाउट अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस। ये क्या बात करता है कि कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंडिविजुअल्स का कुछ राइट्स होगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस चीज़ पे बात करता है कि अनड्यू मतलब कि बिना मतलब के किसी को रिस्ट्रिक्ट आप नहीं कीजिए, इंडिविजुअल्स को अपने हिसाब से जीने दीजिए, बिना मतलब के रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स फ्रीडम लाइक स्पीच, एक्सप्रेशन एंड पर्सनल लिबर्टी। ये किसी व्यक्ति के बोलने, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति और जो पर्सनल लिबर्टी है इसकी स्वतंत्रता देता है। अब देखिए लॉज लाइक 339 एंड 340 ऑफ द आईपीसी प्रिवेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट। अब देखिए कोई भी आदमी को किसी गलत तरीके से कन्फाइंड करती है, रिस्ट्रेंट करती है, तो उस चीज़ से उसको बचाता है। हाउएवर एब्सोल्यूट फ्रीडम इजंट फीजिबल। अब देखिए एब्सोल्यूट मतलब एकदम
स्वतंत्र रूप से एकदम एब्सोल्यूट अंतिम लेवल तक के फ्रीडम को देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लगाना जरूरी है, सच एज लॉज अगेंस्ट डिफेमेशन। अब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने किसी को डिफेम कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो आप ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं। इसको क्यों रखा गया? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इसलिए रखा गया टू बैलेंस इंडिविजुअल्स फ्रीडम विथ सोसाइटियल ऑर्डर। सोसाइटी में सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं रहता है, सोसाइटी बहुत सारे इंडिविजुअल्स से मिल करके बनी है, तो किसी एक इंडिविजुअल्स का जो राइट है, ठीक है, उसके पास कुछ ड्यूटीज भी है, क्योंकि जैसे आपका राइट है वैसे अगले का राइट है। अगर आप किसी अगले के राइट को वायलेट करोगे तो सोसाइटी का ऑर्डर जो मेंटेन है वो डिसरप्ट हो जाएगा और ये सोसाइटी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का होना जरूरी है। अब क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी के हम लोग बारे में बात करते हैं। दिस इज अबाउट टू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। अब हमने निगेटिव लिबर्टी के बारे में बात किया कि किसी भी तरीके का ये नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन, अनड्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, सबको फ्री होना चाहिए। अब इसमें तो स्टेट जो है स्टेट को रोक रहा है। अब पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है कि ये स्टेट को कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए जिससे कि इंडिविजुअल्स का जो ऑब्स्टेकल है ज़िंदगी में, वो उसके जो पोटेंशियल को रीच करने में, जैसे मान करके चलिए कि कोई गरीब वर्ग का बच्चा है, वो फाइनेंशियली नहीं कुछ कर पा रहा है, या फिर उसका जो प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, जिसके वजह से उसको जो है पढ़ाई में, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो पोटेंशियली बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो स्टेट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होगा कि जैसे एक स्किल बेस्ड टेस्ट को लिया जाए और इस टेस्ट में जो भी क्वालिफाई होगा उसको स्टेट स्पॉन्सर करके पढ़ाएगी। ये सारे चीज़ों को, या फिर जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ SCs और ST जो है, ये सारे कम्युनिटी जो है मार्जिनलाइज्ड माने जाते हैं कि स्टेट जो है इसको मार्जिनलाइज्ड मानती है। तो इन सब के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान स्टेट अफर्म्स करती है। स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन है जो कि रिजर्वेशन जो हम लोग 15 के 4 में देखते हैं और 16 के 4 में देखते हैं। जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जिससे कि सिटीजन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स को अचीव करें, तो ये एक चीज़ आप देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन। दूसरा है प्रोटेक्टिंग इंश्योरिंग फेयर लीगल प्रोसीजर। अब देखिए स्टेट को ये भी इंश्योर करना है पॉजिटिव लिबर्टी में कि जो लीगल प्रोसीजर हो वो बिल्कुल फेयर हो। जैसे हम लोग मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हम लोगों ने देखा कि लीगल प्रोसीजर्स जो होना चाहिए वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, इसका भी प्रोटेक्शन स्टेट को करना चाहिए पॉजिटिव लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए। क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी में दिस इज अबाउट टू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड रिमूविंग obstacles that prevent individuals from realizing their potential. The state plays proactive role by providing basic necessities and enabling peoples to achieve their goals. Examples, ये दोनों affirmative actions जो हैं एग्जाम्पल हैं। चलिए, तो लिबर्टी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी के बारे में यहाँ पे दो टाइप के इक्वलिटी है। इक्वलिटी जो है इंश्योर करना चाहिए लॉ सोसाइटी के में फेयरनेस को। फॉर्मल इक्वलिटी क्या है? ट्रीट्स एवरीवन द सेम अंडर द लॉ। जो भी इस लॉ के अंडर आएगा वो सबको एकदम लॉ सेम मानती है, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस लाइक जेंडर और कास्ट फॉर इंस्टेंसेस। आर्टिकल 14 में ये हम लोग देखते हैं कि इंश्योर किया गया है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यूनिवर्सल सफरेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 1 person 1 vote रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। 1 person 1 vote में हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो एस्टेब्लिश्ड है। अब सब्सटेंटिव इक्वलिटी क्या है कि रिकॉग्नाइजिंग दैट द फेयरनेस रिक्वायर्स एड्रेसिंग सोशल डिसएडवांटेजेस। अब देखिए सोसाइटी में कुछ डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप हैं उनको अगर हम सही कर दें तो इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये जो एक मार्कअप लाइन है इसको टच करना है, एक जो बच्चा है
उसका हाइट जो है, एक सेकेंड, उसका जो हाइट है हाँ, उसका जो हाइट है वो थोड़ा लंबा है, जो है लंबा है, और दूसरा जो है काफ़ी छोटा है। दूसरा बच्चा जो है वो काफ़ी छोटा है और तीसरा उससे भी छोटा है। तो सोसाइटी को क्या करना होगा कि देखिए, इस लाइन को अगर टच करना है तो यहाँ पे एक सबके लिए कुछ इंतजाम करना होगा। तो इंतजाम कैसा करना होगा? तो लंबा वाला जो है उसको कुछ नहीं करना है, जो छोटा है उसको एक बॉक्स बनाना होगा, उस बॉक्स पे इसको खड़ा कीजिए, फिर ये उस लाइन को टच कर पाएगा। जो छोटा है उसके लिए उससे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा बॉक्स, फिर ये भी उसको टच कर पाएगा। तो ये जो इक्वलिटी है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये ध्यान देना होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड जो ग्रुप है उसके लिए कुछ ऐसा करेक्टिव मेजर्स लिया जाए, सच एज रिजर्वेशन SC/ST के लिए, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद अफर्मेटिव एक्शंस जो है वो ज़रूरी है। तो इसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिल पाए, इक्वल ट्रीटमेंट मिल पाए, जिसके वजह से तो ये सब्सटेंटिव इक्वलिटी होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फैटर्निटी। ये जो टॉपिक है ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। फैटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, बंधुत्व। फैटर्निटी रेफरेंस द सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस, यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्स ग्रुप। इट इंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर पर्सन को ये एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करे। वो जैसे अगर हम आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप भी हमें रेस्पेक्ट करें। तो ये एक सेंस जो डेवलप होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, इसी को फैटर्निटी बोलते हैं। इंडिया में फैटर्निटी जो है ये किस तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, तो आप देखिए आर्टिकल 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हर एक पर्सन जो है वो सेम है इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन सिटीजन के हिसाब से, क्योंकि सबको एकल नागरिकता है, सिर्फ वो एक ही। अब कोई बहुत बड़ा आदमी है तो ऐसा नहीं है कि वो 2 नागरिकता होल्ड करेगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब क्या है, आर्टिकल 18 में जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, टाइटल्स का जो एबोलिशन है वो सारा चीज़, उसमें आप अब जैसे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, किसी के पास कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां का टाइटल नहीं होल्ड कर रहा है, कोई गरीब होने का टाइटल नहीं होल्ड कर रहा है, फिर तो दोनों में भाईचारा हो जाएगा ना, ऐसा प्री अज्यूम है। लेकिन रियलिटी कुछ दूसरा है, इसीलिए जब रियलिटी की बात आती है तो उसके हिसाब से रीजनेबल क्लासिफिकेशन दिया जाता है कि हाँ कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। इन सब सारे टॉपिकों को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन ये जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। दिस आइडिया इज टू क्रिएट हार्मोनियस सोसाइटी वेयर एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एक्टिवली अपोज्ड। आप किसी को ऑपरेस नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, एक्सक्लूज नहीं, मतलब ये दोनों चीज़ों का एक्सक्लूजन है यहाँ। चलिए तो आज का ये वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रूल ऑफ लॉ के बारे में होने वाला है। उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे रूल्स काम करती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रूल्स का मतलब है कि जैसे एविडाइसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, उनका जो बुक है रूल ऑफ लॉ, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यहाँ पे हमारा नंबर आ रहा होगा, अगर नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।